आज हम बात कर रहे हैं संविधान के बारे में। आज का हमारा व्याख्यान जो होगा वो संविधान की प्रकृति के बारे में है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक पर विचार करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान होता क्या है। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा सिद्धांतों के संग्रह को कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण किया जाता है। यानी कि संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों अथवा सिद्धांतों के संग्रह को कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण किया जाता है। यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगी, वहां का शासन कैसा होगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होगी, या नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, देश को नागरिकों से क्या उम्मीद होगी, नागरिक देश से क्या उम्मीद करेंगे, इन सब का जो वर्णन करता है, इन सब के बारे में जो प्रावधान करता है वो संविधान ही करता है। सामान्यतः संविधान वेताओं ने संविधान को दो भागों में बांटा है, एक संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत विधायी एवं प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। यानी कि संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है। क्लियर? और जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी या अनुपूरक के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकारिता होती है। वहीं अगर जो हम बात करें एकात्मक सरकार की, एकात्मक संविधान की, एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित की जाती हैं, जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है। और जो राज्य सरकार होती है, वहां राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। केंद्र सरकार के अधीन रहकर करेंगी राज्य सरकार। वहीं हमने बात की संघात्मक सरकार में, संघात्मक संविधान के अंदर क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों ही सरकारें अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। एकात्मक संविधान में क्या होगा कि सारी शक्तियां जो है एक ही सरकार में निहित होंगी, जो केंद्र सरकार होगी, और जो राज्य सरकार है वो इसके अधीन होकर कार्य करेंगी। जबकि संघात्मक संविधान में हम देखते हैं यहाँ पर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। सामान्य जनरली भारतीय संविधान के बारे में हमेशा एक प्रश्न उठता रहा है कि भारतीय संविधान स्वरूप से संघात्मक है किंतु आत्मा में एकात्मक है, कि भारतीय संविधान स्वरूप में जो है संघात्मक है और आत्मा में एकात्मक है। ये बात भारतीय संविधान के विषय में बार बार उठती रही है। अगर जब इस बात का मूल्यांकन करें तो यह बात उचित प्रतीत होती है। जब हम संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं तो संविधान के अंतर्गत हमें ऐसे प्रावधान मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि भारत का संविधान स्वरूप से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक है। लेकिन हमारे संविधान वेता भारत की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले उन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया था, और दुनिया के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जब भारतीय संविधान वेता इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक के तंग ढांचे में डालने की अपेक्षा राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व प्रदान किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में डालना है या एकात्मक के तंग ढांचे में डालना है। हम स्वरूप संघात्मक ले रहे हैं, लेकिन जो इसका तंग ढांचा है उसके अंतर्गत भारत के संविधान को नहीं ढाला, बल्कि किस चीज का ध्यान रखा? ध्यान इस चीज का रखा कि भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखा। और अगर जो हम बात करें
संघात्मक संविधान की, तो भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। अगर जो हम बात करें विधायी शक्तियों की, तो भारतीय संविधान के अंदर 3 लिस्ट दी गई है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर जो कानून बनाएगी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, और राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का प्राधिकार केंद्र में राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर जब विवाद उत्पन्न हो जाता है या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है समवर्ती सूची के विषय को लेकर, यानी अगर जब इस विषय पर राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है, दोनों में के कानून में तालमेल नहीं है, डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ ही कानून मान्य होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो संघात्मक संविधान है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का वितरण किया गया है, जो संघात्मक संविधान की का मुख्य तत्व है। इसी के बाद भारतीय संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है क्योंकि भारत का संविधान सर्वोच्च है। चाहे कोई भी, सभी शक्तियों का स्रोत संविधान है। कोई भी अगर जो शक्ति है, चाहे विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, उसका स्रोत क्या है? संविधान ही है। वो अपनी सर्वोच्चता, अपनी शक्ति को जो प्राप्त करेगा वो संविधान से ही करेगा। इसके बाद अगर जो देखा जाए कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, अपरिवर्तित संविधान है। अगर जो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक ये मुख्य विशेषता है कि ये नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता का क्या है? अनोखा मिश्रण है। आप अगर जो देखेंगे कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान इस तरह से देखेंगे कि उनमें साधारण बहुमत से ही संशोधन हो सकता है। कुछ प्रावधान आप देखेंगे कि विशेष बहुमत से ही संशोधन होगा, और कुछ प्रावधान आप देखेंगे कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसी के साथ साथ अगर जो हम देखें कि स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत के अंतर्गत जो न्याय संघात्मक संविधान जो भी होगा वहां पर क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र इसलिए बनाया कि जो संघात्मक संविधान है वो संविधान के अनुसार देश चलता है, और संविधान की संरक्षक न्यायपालिका होती है। संविधान की व्याख्या करने का प्राधिकार न्यायपालिका को है। तो जिस न्यायपालिका को हमने ये प्राधिकार दिया है वो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका किस तरह से स्वतंत्र रहे, उस पर कोई दबाव ना हो, इसके लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये कार्यपालिका नियंत्रण से स्वतंत्र है। इनके वेतन की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। न्यायपालिका न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, इनों के कार्य के बारे में, इनको कैसे हटाया जाएगा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये सब बताया गया। उच्च सदन, हम देखते हैं हमारे यहाँ 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को राज्यों का सदन माना जाता है, और जो राज्यसभा के अंतर्गत, जिसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यहाँ जो नेतृत्व होता है यहाँ राज्यों का नेतृत्व होता है। तो उच्च सदन में क्या होगा? राज्यों का नेतृत्व होगा। ये तथ्य, ये तत्व हमें दर्शाते हैं, ये इन तत्वों का संविधान के अंदर समावेश होना इस चीज को दर्शाता है कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। लेकिन अब इसके बाद अगर जो हम करें कि भारत का संविधान स्वरूप से संघात्मक है, स्वरूप से संघात्मक है, इसको खुद संविधान सभा ने स्पष्ट किया, और संविधान सभा ने स्पष्ट करने के साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। एस.आर. बोमनई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वर्तमान समय में संघात्मकता की प्रवृत्ति
बलवती हुई है, यानी कि जो संघात्मकता की प्रवृत्ति है वर्तमान समय में वो क्या हुई है, मजबूत हुई है। ये एसआर बोम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं एकात्मक संविधान की। यहाँ हमने देखा कि संघात्मक संविधान, भारत का संविधान स्वरूप में संघात्मक होने के बावजूद भी हमें ऐसे तत्व मिलते हैं, ऐसे संविधान के अंदर प्रावधान है जो ये बताते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक भी है। अब मान लो अगर जो नए राज्यों का निर्माण होना है या वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार को है। ये दर्शाता है कि भारत का संविधान एकात्मक संविधान है। इसी के बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो शक्तियों का जो वितरण हुआ है, विधायी शक्तियों का वितरण, वो 3 सूचियों के अनुसार हुआ है, समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन मान लो अगर जो राज्य सूची का कोई विषय है और वो राष्ट्रीय हित का विषय है, तो राष्ट्रीय हित में उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, जो कहीं ना कहीं हमारे एकात्मक संविधान के लक्षण की तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, उसका प्रधान राज्यपाल होता है। जिस तरह से केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है, शक्ति का प्रधान है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, केंद्र सरकार। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें आपातकालीन उपबंध की, संविधान के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 356 राज्य आपात की घोषणा करता है और 360 वित्तीय आपात की घोषणा करता है। यानी कि ये कहता है कि अगर जो हम 356 की बात करें कि अगर जो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसी के बाद जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन की शक्ति केंद्र सरकार की शक्ति है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवाओं का गठन नहीं कर सकती, जो कि इसका एकात्मक लक्षण है। इसी तरीके से अगर जो हम देखेंगे कि इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जहां पर संघात्मक संविधान होगा वहां पर दोहरी नागरिकता होगी। जहां पर संघात्मक संविधान होगा वहां दोहरी नागरिकता होगी, लेकिन भारत के अंदर संघात्मक संविधान होने के बावजूद हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, जो इसका एकात्मक लक्षण है। वहीं अगर जो हम देखें, हमने ये देखा कि शक्तियों का विभाजन होगा, जो संघात्मक शासन की यानी कि संघात्मक शासन का मुख्य तत्व है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है। लेकिन यहाँ पर शक्तियों का तो विभाजन हुआ, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। शक्तियों का विभाजन कहाँ है? केंद्र के पक्ष में है। इसी के तरीके से अगर जो हम देखा जाए कि अगर जो राज्यों की धन की जरूरत है तो राज्यों को धन के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर जो मान लो विधानमंडल ने कोई विधि पारित की है और वो विधि राज्यपाल को दी है, तो राज्यपाल उस विधि को राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता है। यानी कि राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया, राज्यपाल को भेजा, लेकिन उस पर सहमति किसकी ली जा रही है? राष्ट्रपति की ली जा रही है। इसी तरीके से जो हमने जब बात की थी कि जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, उनका वितरण जो है, उनका बंटवारा 3 सूचियों के अनुसार हुआ है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान है। अवशिष्ट शक्तियों से मतलब ये है कि अगर जो मान लो कोई ऐसी शक्ति जो इन 3 लिस्ट में नहीं आती और जो कोई ऐसा विषय जो इन 3 लिस्ट में नहीं आता, तो उस पर भी कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार ही बनाएगी। अब इस तरीके से हमने भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण देखे, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण देखे। अब इसी के आधार पर अगर जो हम बात करें प्रोफेसर केसी बियर की, तो केसी बियर साहब ने कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। प्रोफेसर केसी बियर साहब ने क्या कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। इसी तरीके से अगर जो हम प्रोफेसर जेनिंग्स की बात करें तो ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है, भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की
यानी कि जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। कि भारतीय प्रोफेसर जेनिंग्स ने क्या कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इसी तरीके से हम डीडी बसु साहब की बात करें तो डीडी बसु साहब ने कहा कि भारतीय संविधान ना ही तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। इसी तरीके से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि जो लोग संकट काल में भी संघ को अधिक शक्तिशाली नहीं देखना चाहते, जो अंबेडकर साहब ने क्या कहा, जो संकट काल में भी जो संघ सरकार को, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली नहीं देखना चाहते, उन्हें हमारी मौलिक समस्या का ज्ञान ही नहीं है। कि जो हमारी मौलिक समस्याएं क्या हैं उसके बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं है। भारतीय संविधान सामान्यतः संघात्मक है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि भारतीय संविधान सामान्यतः संघात्मक है, किंतु संकट काल में ये एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा, सीधा सा कहा कि जो लोग संकट काल में भी केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली देखना नहीं चाहते, उन्हें हमारी मौलिक समस्या का ज्ञान ही नहीं है। यानी कि वो जानते ही नहीं कि हमारी मौलिक समस्याएं क्या है। भारतीय संविधान सामान्यतः जनरली संघात्मक है, लेकिन संकट काल में ये एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। इसी के साथ साथ अगर जो हम बात करें, भारतीय संविधान सामान्यतः संघात्मक है, जिसको भारतीय संविधान सभा ने कहा, भारतीय संविधान सभा ने खुद कहा कि भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक है। इसी बात को उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा, जैसा कि मैंने एसआर बोबडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का बताया। लेकिन इसके बावजूद हमारे संविधान के अंतर ऐसे कुछ लक्षण हैं जो एकात्मक संविधान की तरफ इशारा देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे संविधान वेताओं ने भारतीय संविधान को संघात्मकता के या एकात्मकता के वाद में न डालकर, कि संघात्मकता के या एकात्मक के वाद में नहीं डाला, या संघात्मकता के या एकात्मकता के तब ढांचे में नहीं डाला, बल्कि क्या करा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व प्रदान किया, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रमुखता प्रदान की। इसलिए भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन आत्मा में भारतीय संविधान एकात्मक भी है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है।